So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you to our YouTube channel. तो बच्चे हम लोग स्टैंडर्ड 11th में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों चीजें हमने कर लिया। अब हम करने वाला है बोस एटॉमिक मॉडल। हमने ऑलरेडी देखा है कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो एक्सेप्टेड नहीं है, मींस थोड़े ड्रॉबैक्स है, जैसे लाइट स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑर्बिट्स जो है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, ठीक है। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट मोशन कर रहा है, क्यों कर रहा है उसका कोई रीजन, यानी ऐसी छोटी चीजें हैं जिसकी लिमिटेशन है। तो बोस एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये समझना जरूरी था, तो हमने वो स्टडी कर लिया है। अब हम करने वाले हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोस एटॉमिक मॉडल में स्पेक्ट्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, तो हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहां पे फोकस करना स्क्रीन पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यानी जब भी हम किसी रेडिएशन, व्हाइट लाइट, जैसे व्हाइट लाइट आपने स्काई में रेनबो ऑब्जर्व किया, राइट? वाटर ड्रॉप्स में से जब लाइट पास होती है तो मीडियम चेंज होने की वजह से वो 7 कलर में स्प्लिट होती है। 7 कलर में पहले दिखेगा वायलेट और लास्ट में दिखेगा रेड। क्यों? रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। रेडिएशन जो होती है उसमें वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। पहले वायलेट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्यों? इक्वेशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी वायलेट की वेवलेंथ कम होगी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कलर को अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो ऑर्डर मिल रहा है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना? व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जो हम रेनबो में देख सकते हैं, 7 बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो वो स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर? तो ये आसान से डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, when a radiation from visible region is passed through prism, then it splits into 7 different colors, wide bands of color from violet, red to red, which is called a continuous spectrum. यानी जब मैं विजिबल लाइट को प्रिज्म में से पास करूंगा, तो प्रिज्म में से पास करने की वजह से वो 7 कलर में बैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्यों कंटिन्यूस है? देखो नीचे में मैं आपको मस्त डायग्राम दिखा रहा हूं। व्हाइट लाइट है, प्रिज्म में से पास हो रही है, लाइट स्प्लिट हो गई और आपको 7 कलर मिल रहे हैं, ठीक है? ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों है? तो ध्यान से देखो, यहां पे वायलेट और इंडिगो जो आपको दिख रहा है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, यानी दोनों के बॉर्डर वो मर्ज होते हैं, दोनों अपने बॉर्डर से मीट होते हैं। सेम में इंडिगो और ब्लू, उसके बीच में गैप नहीं है, उनके बॉर्डर मीट हो रहे हैं। तो ये जो सारे कलर का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि हर एक कलर के बॉर्डर जो है वो दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, थोड़ा रीजन ओवरलैप करता है, यानी मुझे बीच में कोई गैप नहीं दिखेगा। कलर 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 ऐसे कंटिन्यूसली कलर दिखेगा। तो कंटिन्यूसली कलर दिख रहा है, यानी ये जो कलर का अरेंजमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई डार्क स्पेस नहीं है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये चीज याद रखना। क्लियर? तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, इट इज योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, है ना? आगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ये तो विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम। अच्छा, विजिबल लाइट जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रेडिएशंस होती है, उसका एक पार्ट है विजिबल रीजन। कौन कौन सी रेडिएशंस होती है? जैसे मैंने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दी है, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जितनी भी रेडिएशंस है, वो सारी रेडिएशंस को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, या फिर वो सारी रेडिएशंस को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, तब जाके मुझे एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। That spectrum is called electromagnetic spectrum. Yes, my dear students, that is electromagnetic spectrum. नीचे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन कौन सी रेडिएशंस है? देखो, गामा रेस,
इसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ सबसे कम है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, ये देखो 10⁻14 हर्ट्ज, सॉरी 24 हर्ट्ज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ चुका है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? गामा रेज। रिमेंबर दिस थिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। उसके बाद आता है एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर अपना विजिबल रीजन बैंड ऑफ 7 कलर्स वाला, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक्सेट्रा, एफएम रेडियोस वगैरह जो भी है, ये सारी रेडियो वेव्स के बाद जो भी रेडिएशन है उसमें आ रही है। यानी ये जो रेडिएशन है वो सनलाइट में से जो लाइट निकल रही है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको भी मैंने अरेंज कर दिया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी बहुत ही आसान सी चीज है, किसी भी लाइट में से जब मुझे कलर रेडिएशन मिलती है उसको स्प्लिट करता हूं, तो जो स्प्लिटिंग होगा वो किस तरह से होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी, या फिर लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ। इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चल, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मैंने यहां पे लिखी है, देखो मैंने ये लिखा है कि अनलाइक स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इज डिसकंटिन्यूअस। सनलाइट जो है, जैसे व्हाइट लाइट है, मैंने अभी बताया व्हाइट लाइट में मुझे बैंड ऑफ 7 कलर मिले और वो कंटिन्यूअस मिल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है बीच में, है ना, कंटिन्यूअस मिल रहा है। एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, उसके बीच में ब्लैक कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स आपको दिखते हैं। इसका मतलब जो एटम में स्पेक्ट्रा, यानी मैं जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाता हूं वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वही स्पेक्ट्रम अगर मैं एटम में से जो लाइट निकल रही है उसका बनाना चाहूंगा तो मुझे कंटिन्यूअस नहीं मिलती, वो डिसकंटिन्यूअस मिलती है। क्वेश्चन ये आता है कि एटम का स्पेक्ट्रम बनाते कैसे हैं, यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसमें से स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं, यानी करना क्या होगा, तो वो मैंने अभी लेटर एक्सप्लेन किया, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। लेकिन याद क्या रखोगे, व्हाइट लाइट जो होती है उसके स्पेक्ट्रम जो मिलते हैं वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एटम में से जो रेडिएशन बाहर निकलेगी उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, कैसे बनती है वो हम लोग देख रहे हैं बाद में। द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस और बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू डिफिनाइट फ्रीक्वेंसीज। यानी ये जो एटम की स्पेक्ट्रम मिल रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी क्या होगा, एक कलर की रेडिएशन होगी, फिर एक डार्क स्पॉट होगा, फिर कलर की रेडिएशन होगी, डार्क स्पॉट होगा, या फिर दो रेडिएशन होगी उसके बीच में डार्क स्पॉट है, तीन, इस तरह से मुझे रेडिएशन, और वो रेडिएशन एक पतली लाइन, थिन लाइन, एक फाइन लाइन के फॉर्म में मिलती है, कलर लाइन सिंगल, बैंड नहीं। अच्छा, बैंड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन के फॉर्म में मिलता है, इसलिए उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं या एटम स्पेक्ट्रा। क्लियर, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। अब इसमें दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, यस, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अरे भैया चलो, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और हमें किस तरह से मिलता है? एमिशन स्पेक्ट्रम, it is obtained when radiations emitted by the excited substance analyzed by a spectroscope। यानी किसी भी एटम का जो एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट यानी क्या, एटम को हीट करता हो तो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वो स्टेट को, यानी किसी भी एटम में एनर्जी देंगे वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट का एटम अनस्टेबल होता है। उस एक्साइटेड स्टेट में से जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी करता हूं, उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोप में वो स्टडी करता हूं, उस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम बोलता है। यानी एक्साइटेड स्टेट में से जब एक रेडिएशन बाहर निकलती है तो वो रेडिएशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में स्प्लिट हो जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो जो एमिट हो रही है, एटम में से एमिट हो रही है, उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम देख लो, यहां पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये एमिशन स्पेक्ट्रम का डायग्राम, बढ़िया सा डायग्राम है, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम डायग्राम। क्लियर? अच्छा, ये होता किस, इसका एक्सपेरिमेंट है, समझ लो कैसे होगा। देखो आपको स्क्रीन पे दिखाया है, यहां पे बीच में हम लोग लेते हैं एटम या मॉलिक्यूल, जिसका स्टडी करना है, ये मैटर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस एटम या मॉलिक्यूल, यानी ये जो मैटर ले रहे हैं, या तो हम उसका इंटेंस हीटिंग करेंगे। इंटेंस हीटिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। अगर इंटेंस हीटिंग नहीं करना है, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करना है, तो
तो उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होगा। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो हम अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करने से ये इसमें जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, मैटर में जो एटम्स होते हैं वो सारे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यानी हीटिंग करने से या फिर उसमें से करंट पास करने से एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब उसमें से एक रेडिएशन बाहर निकलेगी एक्साइटेड स्टेट में से। तो एक्साइटेड स्टेट में से ये रेडिएशन बाहर निकली, उसको प्रिज्म पे मैंने फेंक दिया। प्रिज्म पे जैसे ही पड़ता है वो सारे रेडिएशन स्प्लिट होकर स्पेक्ट्रम बन जाता है, ये स्पेक्ट्रम। अब इसी स्पेक्ट्रम को जब मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टडी करता हूं तो मुझे इस तरह से मिलेगा। यहां पे देखो आपको ब्राइट लाइट, देखो स्टार्टिंग में सारी ग्रीन दिख रही है, फिर आपको येलो दिख रही है, येलो लाइन दिख रही है। ये फाइन लाइंस, जैसे मैंने बताया फाइन लाइंस मिलती है, इसे लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और हर एक लाइन के बीच में देखो डार्क स्पेस है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब एटम में से रेडिएशन बाहर निकलती है तो वो एटम जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, यानी एटम में जो भी एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाने के बाद सारी रेडिएशन बाहर नहीं निकलती, वो एटम कुछ रेडिएशन अपने आप में ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी वो रीजन में मुझे डार्क स्पेस दिखाई देगा। यानी ये डार्क स्पेस क्यों दिखता है? क्योंकि एटम जो है वो रेडिएशन को फेंक नहीं रहा है, बाहर नहीं फेंक रहा है। कुछ रेडिएशन फेंकेगा, कुछ रेडिएशन बाहर नहीं फेंकेगा। जो फेंकेगा उसकी मुझे लाइन स्पेक्ट्रा दिखेगी, यानी लाइंस के फॉर्म में स्पेक्ट्रम दिखेगा। जो नहीं फेंकेगा उसमें बीच में डार्क स्पेस हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये पूरा एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन सब्सटेंसेस absorb energy and the left transmitted is analyzed by spectroscope. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं? हम लोग मेटल लेते हैं, ये मेटल लेते हैं, और मेटल लेने के बाद उसमें हम लोग लाइट बॉम्बार्ड करते हैं। यानी देखो, ऊपर से ऑपोजिट प्रोसेस हो गई। ऊपर हम एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते थे? एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग या तो हीटिंग करते थे या उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग हीटिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं, एटम है उसमें से मैं बाहर से सनलाइट पास कर रहा हूं या किसी सोर्स में से व्हाइट लाइट पास कर रहा हूं, लाइट पास करते हैं। लाइट, तो जब लाइट पास करेंगे तब प्रिज्म में वो गिरेगी। जैसे ही प्रिज्म में गिरती है वो बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो स्पेक्ट्रम कुछ मुझे इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें भी मुझे बैंड मिल रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें भी सारे बैंड्स मिल रहे हैं। यू कैन सी, ये सारे बैंड्स यहां पे आप देख सकते हो, है ना। लेकिन हर एक बैंड्स के बीच में देखो डार्क लाइन है, हर एक बैंड के बीच में डार्क लाइन है। क्यों? वही चीज, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई इसलिए वहां पे डार्क लाइन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के। वहां पे मुझे डार्क ब्लैक बैंड दिख रहे थे और लाइन कलर की दिख रही थी। यहां पे मुझे लाइन कलर की नहीं दिख रही, वहां पे मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मुझे बैंड्स दिख रहे कलर के, और हर एक बैंड्स के बीच में डार्क लाइन दिख रही है। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग व्हाइट लाइट पास करेंगे, लाइट में से स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड्स मिलेंगे और हर एक बैंड्स के बीच में डार्क लाइन मिलेंगे। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में हीटिंग करेंगे या फिर करंट पास करेंगे, तब जाके मुझे एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये पूरा एटम का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? यहां पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे हाइड्रोजन का, और उस हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा निल्स बोर ने किस तरह से प्रेजेंट किया और हाइड्रोजन एटम का मॉडल प्रपोज किया है, वो हम स्टडी करने वाले। ठीक है, तो यहां हम लोग ये वीडियो लेक्चर स्पेक्ट्रम का खत्म कर रहे हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस